5s are 10, 2 छंगे 12, 2 सत्ते 14, 2 8s are 16, 2 9 18, 2 10s are 20। कलेक्टर बनेगी मेरी पोती, देख लेना। ई लर्निंग और बाला डिजाइन्स के जरिए एक हो रही है बच्चे बच्चे के भविष्य की कहानी। लिखी जा रही है एक बेहतर भारत की कहानी। नंदघर बाय वेदांता, देश की जरूरतों के लिए। अमायरा, आज लंच में क्या खाया था? सब्जी। बस सब्जी? दाल और चावल और अमरूद। अरे वाह, कल से ना हम भी आएंगे आपके साथ। पौष्टिक खाने के जरिए एक हो रही है हर बच्चे के पोषण की कहानी। लिखी जा रही है एक बेहतर भारत की कहानी। नंदघर बाय वेदांता, देश की जरूरतों के लिए। चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने संगला वो जी। चौपाल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ भविष्य की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए आज की विशेष चौपाल लेकर आए हैं नंदघर आंगनबाड़ी, रामनगर या जगतपुरा में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से हुई शुरुआत 17 सितंबर से पोषण माह की, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हम इस माह में विशेष बातें करेंगे पोषण को लेकर, क्योंकि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं और जो हमारे नौनिहाल हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए पोषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख रहे होंगे कि हमने पूरा एक सेटअप किया है किचन का। जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनबाड़ियों के माध्यम से THR सरकार दे रही है, जिससे हमारे जो बच्चे हैं उनको सही पोषक तत्व मिल सके, और जो पोषक तत्व मिल रहे हैं उन्हें और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास चल रहा है, और ये बनाकर आंगनबाड़ी में बच्चों को खिलाया जाता है। तो अब हम बुलाते हैं माया जी और पूजा जी को। वो हमें बताएंगी जो THR उन्हें मिल रहा है उसे और ज़्यादा बेहतर वो कैसे बना लेती हैं। नमस्ते माया जी, नमस्ते पूजा जी। अब आप मुझे ये बताओ कि जो पोषक तत्व सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और आप जो बच्चों को खिलाती हैं उसमें क्या परिवर्तन करके खिलाती हैं, जिससे और ज़्यादा टेस्टी भी हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है और बच्चों को मज़ा भी आता है। अब हमें क्या है, राजस्थान सरकार से मूंग दाल की खिचड़ी मिलती है। मूंग दाल की खिचड़ी में वैसे तो 45 सभी तत्व मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हमारे आंगनवाड़ियों पे एक पोषण वाटिका बनी हुई है। पोषण वाटिका में हमारी हरी सब्जियां लगी हुई है, जैसे गाजर हो गई, ये लौकी हो गई। अब हम इन सबको कस के रख लेते हैं, जैसे पालक है, टमाटर है और चुकंदर है। इन सबको रख के और हम है ना इन सब का पूरा मिश्रण तैयार करते हैं, गर्म पानी करके, और ये खिचड़ी बना लेते हैं। और खिचड़ी में ये सारी सब्जियां मिला के और फिर बच्चे को खिलाते हैं। तो उससे क्या है कि बच्चों में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ये ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिलते हैं। बच्चों को पूरा पोषण मिल जाता है और जो कुपोषण के शिकार हमारे बच्चे हैं वो दूरी उनसे बन जाती है। तो शुरुआत करते हैं कि हम पहले कैसे तैयारी करेंगे, है ना। तो गैस की शुरुआत करें, गैस ऑन करें। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, और वो अपने 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से पानी लेंगे कि कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से खिचड़ी बनानी है अपन को। अच्छे से उबल जाएगा तब अपन इसमें ये जो सब्जियां कटी हुई है वो सब्जियां डालेंगे। जैसा कि आपके आंगनबाड़ी और नंदघर का कहना है कि रंग बिरंगी थाली, तिरंगी थाली हमें बच्चों को मिलनी चाहिए। पानी उबलने के बाद हमने इसमें सब्जियां डाली। ये हमने लौकी डाल दी, ये पालक है, ये पालक की जो कटिंग है हमने पहले काट के रखा था, ये पालक काट दिया, डाल दिया। अब ये गाजर डाल दिया और इसमें ये टमाटर डाल दिए।
अब इसको थोड़ी देर के लिए अपन वापस से ढकेंगे। फिर अब इसमें चावल मूंग की जो अपने राजस्थान सरकार से खिचड़ी हमारे आंगनबाड़ी पे उपलब्ध है, ये खिचड़ी डालेंगे और इसमें चुकंदर भी अपन डालेंगे। इसको ढक दो मैडम, थोड़ी देर इसको पहले अपन इसको पकाएंगे, उसके बाद में इसमें थोड़ा सब्जी ऐड करें। वैसे इसमें सब चीज़ मिली हुई है, पर फिर भी अपन इसमें थोड़ी जो सब्जियां डालें उसके हिसाब से इसमें थोड़ा मसाला कम हो जाएगा, तो थोड़ी काली मिर्च पाउडर और नमक और ऐड ऊपर से करेंगे। डाल सकते हैं। बच्चों के स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जो बच्चा ज़्यादा तीखा खा लेता है या कम खाता है उसके हिसाब से आप इसमें काली मिर्ची और नमक भी डाल सकते हैं। बनने के बाद में ये खिचड़ी इस तरह की तैयार हो जाएगी, जिसमें इसमें सब तरह की सब्जियां भी हैं और इसमें जो अपने राजस्थान सरकार से हमारी आंगनबाड़ी पे जो खिचड़ी मिलती है दाल मूंग की, वो भी है और इसमें सारे ही पौष्टिक तत्व है, जिससे बच्चे की कुपोषण को दूर भगाने में मदद करेंगे और बच्चे को तंदुरुस्त बनाएंगे। तो ये जितना सुंदर दिखेगा उतना ही बच्चा अच्छे से खा पाएगा और जितने ही बच्चे को कुपोषण से दूर भगाएगा। मैं दूसरी चीज़ आप क्या बनाना जा रहे हैं? हम दूसरी चीज़ हमारे राजस्थान सरकार से मीठा दलिया मिलता है हमारे को, जो सभी राजस्थान के सभी आंगनबाड़ियों पर गर्भवती माताओं और धात्री माताओं और बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो अब आज हम वो मीठा दलिया बनाने जा रहे हैं। ये मीठा दलिया है। अब हम वैसे तो इसमें सभी तत्व मिले हुए हैं, लेकिन हम इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने का एक माताओं को भी तरीका समझाएंगे और हम अपने आंगनबाड़ियों पे भी किस तरह से ज़्यादा अच्छा बनाते हैं वो आज हम यहीं पे बना के दिखाते हैं। चलो आइए अब पूजा जी अपन एक मीठा दलिया बनाते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें घी डाला है और घी में दलिया डाल के और इसको इसमें फ्राई करो। THR में जो हमें दलिया मिल रहा है उसे थोड़ा सा घी डाल के भून लेना है। इसमें हम और क्या क्या डालेंगे माया जी? अब इसमें हम ये जैसे थोड़ा भुन जाएगा तो फिर अपन इसमें पानी डालेंगे। अब इसको थोड़ा बनने के लिए अपन पकने के लिए इसको थोड़ा ढक के रख देंगे कि थोड़ी देर में ये थोड़ा उबाल आ जाए और ये पक जाए। इसके अलावा इसमें क्या क्या डालेगा? अब इसके अलावा इसमें अपन जैसे मूंगफली और तिल अपन इनको भून के घर पे भी रख सकते हैं। एक साथ भून के रख लिया तो ये ख़राब नहीं होंगे। फिर अपन इनको पीस के और इसका पाउडर बना लेंगे, जिसमें काजू बादाम मूंगफली तिल इन सबको पीस के एक पाउडर तैयार करके अपन रख लिए, जैसे अभी ये रख रखा हमने। फिर इसको जैसे ये बनेगा उसके बाद इसमें थोड़ा ये पाउडर डाल देंगे। वैसे मीठा इसमें डला हुआ है तो अपन ये नहीं कहेंगे कि इसमें मीठा और ऐड करो, क्योंकि मीठा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे जिससे इसमें खुशबू आएगी और जैसे इसमें ज़्यादा खुशबू आएगी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, तो इसको खूब अच्छे से खाएंगे। अब इसमें अपन ये जो काजू बादाम और मूंगफली तिल इनका जो ये पाउडर बना के रखा था वो इसमें अपन और मिला देंगे, जिससे और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। माया जी कितने साल तक के बच्चों को ये खिलाया जा सकता है? ये राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे आंगनबाड़ियों पे 3 से 6 साल के बच्चों के लिए भी आ रहा है और गर्भवती माताओं धात्री माताओं व 6 माह से 3 साल के बच्चों के लिए भी आ रहा है। तो वो गर्भवती माताओं और धात्री माताओं और 6 माह से 3 साल वाली माताएं हैं उनको तो हम THR के रूप में देते हैं और ये 3 से 6 साल के बच्चों को हम आंगनबाड़ी केंद्र पे बना के खिलाते हैं। अभी दलिया हमारा बनके तैयार हो गया है, जो हमारे बच्चों को खिलाया जा सकता है और जो नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर गरम गरम बच्चों को खिलाया जाता है, जिससे और ज़्यादा पोषक तत्व हमारे बच्चों को मिलते हैं। तो माया जी और पूजा जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जो पोषक तत्व हैं उन्हें और बढ़ाने का एक ज़रिया बता दिया। थैंक यू। थैंक यू मैडम। अभी हमने देखा विशेष चौपाल में जो सरकार की तरफ से THR मिल रहा है उसे और कैसे बेहतर और पौष्टिक बनाया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को अधिक स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अब आपकी मुलाकात कराते हैं यहाँ के नीति निर्देशक, विषय विशेषज्ञ और ज़मीनी स्तर पर यानी धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से, जो कि नंदघर और सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से
नए नए परिवर्तन जो लेकर आ रहे हैं और कितने परिवर्तन हुए हैं उन सब की कहानी आपके साथ साझा करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कनिका जी का। तो आइए अब स्वागत करते हैं डॉक्टर मंजू यादव जी का, जो कि डिप्टी डायरेक्टर है महिला एवं बाल विकास विभाग में। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ ही आमंत्रित किया है भुवनेश जी को, जो कि CDPO हैं। भुवनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम खासी चौपाल लेकर आए हैं, पोषण चौपाल यानी स्वस्थ भविष्य की ओर पहला कदम में। तो सबसे पहला सवाल मंजू जी आपसे पूछना चाहेंगे, जब हम विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना की बात करते हैं तो इसमें नंदघर और सक्षम आंगनवाड़ी की क्या भूमिका है? यदि हम विकसित भारत 2047 या विकसित राजस्थान 2047 की बात करते हैं तो हम 2047 में देखना चाहेंगे कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्र ऐसा स्थान हो जहां हमारे बच्चे, हमारी माताएं, बहनें एक अच्छा स्वास्थ्य और पोषण का अवसर प्राप्त कर सकें। तो इसी कड़ी में भारत सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की है और इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी अपनी बजट घोषणा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाना शुरू किया है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ में MOU कर लगभग 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये वो केंद्र होंगे जहां हमारे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा मिलेगी, उनको बाल सुलभ फर्नीचर मिलेगा, प्री स्कूल किट की सुविधाएं मिलेंगी, उनके लिए बाल सुलभ शौचालय की सुविधा विकसित होगी और हमारी माताएं, बहनें जो आंगनवाड़ी केंद्र पर अपने स्वास्थ्य और पोषण को लाभ लेने के लिए आएंगी, उनको बेहतर उपकरणों के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य जांच होगी और उनको परामर्श देने के लिए डिजिटल टूल का भी उपयोग किया जाएगा। तो देखेंगे कि 2047 में हमारी आंगनवाड़ी केंद्रों की काया पलट होने वाली है और हम हमारे बच्चों और महिलाओं को एक बेहद ही सुखद वातावरण उपलब्ध कराने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा मंजू जी। जैसे परिवर्तन तो हम सबको ही दिखाई दे रहा है कि महिलाओं और बालकों के स्वास्थ्य के लिए जो हमारी सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, उसमें आपका सक्षम आंगनवाड़ी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। अब डॉक्टर कनिका जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर महिला पोषण की बात की जाए तो महिला पोषण को सुधारने के लिए सामुदायिक रूप से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हस्तक्षेप सबसे कारगर कौन सा है? देखिए पूजा जी, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि महिलाएं ही हैं जो परिवार और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखती हैं। तो 2-3 चीज़ें, सबसे पहले सही जानकारी, सही सूचनाएं पोषण और स्वास्थ्य के बारे में। दूसरी, उनमें निर्णय लेने की क्षमता, जो कि मैं अब देख रही हूँ कि अब आंगनवाड़ी और नंदघर में महिलाओं को उस प्रकार का सशक्तिकरण मिल रहा है, उन्हें उस प्रकार की जानकारियाँ मिल रही हैं और वो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं जिससे कि वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। अब हमारे साथ भुवनेश जी हैं और भुवनेश जी से हम ये जानना चाहेंगे कि जो फील्ड में पुरुष काम कर रहे हैं, क्या उनकी भागीदारी से कोई परिवर्तन आया है या उनकी भागीदारी में कोई बढ़ोतरी हुई है? देखिए, हमारे आंगनबाड़ियों पर मुख्य रूप से CB इवेंट्स हम लोग करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स। उनमें जैसे अन्नप्राशन है और सुपोषण दिवस है, गोद भराई है, इस तरह के इवेंट्स हम लोग करते हैं। तो उन सब इवेंट्स के साथ साथ हम हर अमावस्या को पैम मीटिंग्स भी करते हैं, जिसमें पेरेंट आंगनवाड़ी मीटिंग्स होती हैं। और इन सब में पहले क्या होता था कि सिर्फ माताएं आती थी, बच्चे आते थे, ज़्यादा हो गया तो दादी आ गई। लेकिन आजकल धीरे धीरे हमने शुरुआत की कि पुरुषों की भागीदारी उसमें हो, तो भाई भी आते हैं और दादाजी भी आते हैं, पिताजी भी आते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो बदलाव आ रहा है। पुरुषों की भागीदारी पोषण को लेकर के और अपने बच्चों को, महिलाओं को, धात्री माताओं को, गर्भवती महिलाओं को, इनको सबके साथ पुरुष जो है वो अपने आप को जोड़ रहा है कि हमें भी पता चले कि इनकी क्या ज़रूरतें हैं, पोषण को लेकर के, मेडिकल को लेकर के क्या ज़रूरतें हैं। तो इसलिए धीरे धीरे बहुत सारी जागरूकता जो है वो आई है ज़मीनी स्तर पर, और निश्चित रूप से इसको हम आगे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हो सके। अब हम फिर से जुड़ते हैं डॉक्टर मंजू यादव जी के साथ। मंजू जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो राज्य में शाला पूर्व शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं और पोषण सेवाओं के बीच में जो समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, उसे और मजबूत बनाने के लिए हमारा विभाग क्या कर रहा है? अभी जो हम अष्टम पोषण माह मना रहे हैं, प्रतिवर्ष हम सितंबर माह में पोषण माह मनाते हैं और उसकी अपनी कुछ थीम होती हैं जिनमें हम फोकस्ड एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अष्टम पोषण माह के दौरान एक थीम हमारी ये भी है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र पर हमारे 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं, उनको हम कैसे खेल खेल में शाला पूर्व शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और साथ ही उन्हें पोषण का ज्ञान भी दे सकते हैं।
तो इसे हम कहते हैं पोषण भी और पढ़ाई भी। यानी कि हमारे जो बच्चे अपने प्री स्कूल किट के माध्यम से खेल खेल में सीखते हैं कि अंक ज्ञान क्या होता है, आकार ज्ञान क्या होता है, और चित्रों को पहचानना, उनको रंग भरना, रंगों को पहचानना, ये बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो वो शाला पूर्व शिक्षा के अंतर्गत उनको सिखाई जाती है। लेकिन क्या 3 से 6 साल के बच्चे के लिए उस उम्र के दौरान सही पोषण क्या होना चाहिए, माताओं को उनको किस तरीके से पौष्टिक भोजन घर पर देना चाहिए, और आंगनवाड़ी केंद्र पर भी जब तक बच्चा 4 घंटे की गतिविधि करता है उस दौरान भी आंगनवाड़ी केंद्र पर उनके पोषण को ध्यान रखने हेतु हम उन्हें सुबह का नाश्ता, दिन का गर्म भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर कनिका जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो पोषण की दृष्टिकोण से स्थानीय जो चीज़ें हैं उनके लिए घरेलू स्तर पर जो उपलब्धता है खाद्य पदार्थों में क्या भूमिका रहती है, और जो हमारी डाइटरी डाइवर्सिटी है उसे हम ग्रामीण संसाधनों के साथ कैसे मिला सकते हैं? मौसम के हिसाब से जो भी फल सब्ज़ी है वो अगर हम उनको ग्रहण करें तो अपने आप डाइटरी डाइवर्सिटी या विविधता आ जाती है। इसका एक बहुत सरल तरीका होता है, जैसे सब जानते हैं ट्रैफिक लाइट्स में 3 रंग होते हैं, हरे, पीले और नारंगी। तो हरे, पीले, नारंगी रंग की जब हम फल और सब्जियां यानी कि सारी हरी पत्तियां, पीले रंग में जैसे कि कद्दू, पपीता, आम, लाल रंग में जैसे टमाटर, गाजर, चुकंदर, अगर हम स्थानीय परंपराओं को भी हम ग्रहण करें, हमारे देश में तो थाली में हम भोजन खाते हैं और उस थाली में अनाज होता है, दूध और दही, छाछ होता है, हर प्रकार की फल और सब्ज़ी होती है। तो अगर हम उस थाली को अपने हर आहार में करें जिसमें हम अनाज, फल और सब्ज़ी और प्रोटीन के लिए दूध, दही, दालें, अंकुरित ये करें तो अपने आप आहार में विविधता आ जाएगी। एक अच्छी सी मतलब सकारात्मक परिवर्तन भुवनेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ब्लॉक में आधुनिकीकरण जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनके ज़रिए जो एक अच्छा परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, उसका भी बताएं। जैसे जो सक्षम आंगनवाड़ी या आदर्श आंगनवाड़ी बन रही है उनसे सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हुआ है वो बच्चों का आगमन बढ़ा है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे बाला पेंटिंग्स हो गई, इसके अलावा जो है खूबसूरत फलों की चित्र और पढ़ाई के भी जैसे अक्षरमाला है वो भी सुंदर सुंदर डिज़ाइन में बनी हुई हैं, तो बच्चे उनको लेकर के आकर्षित होते हैं। जब गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं आती हैं तो वो भी उस कलरफुल एनवायरनमेंट में आके उनको अच्छा महसूस होता है, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में भेजने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं जहाँ पर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और जोश से उनको बच्चों को जो शाला पूर्व शिक्षा है वो देती है, उनके पोषण का ध्यान रखती है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल रही हैं सक्षम आंगनवाड़ी, आदर्श आंगनवाड़ी, इनके साथ साथ खिलौने हैं जैसे स्लाइडर्स हैं, इनके अलावा झूले हैं, तो बच्चों को ये सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं और इसलिए जो आंगनवाड़ी का एक एटमॉस्फेयर है वो बहुत सकारात्मक हो गया है। व्यवहार परिवर्तन के लिए जो मंजू जी बहुत समय से काम कर रही हैं, तो मंजू जी से जानना चाहते हैं कि जो आपका अनुभव है महिलाओं की भागीदारी और उनके व्यवहार परिवर्तन के कितने आपको संकेत मिल रहे हैं? हम जो लंबे समय से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे जो लाभार्थी हैं उनके बीच में, समुदाय के बीच में जो संदेश बार बार हम दे रहे हैं कि बच्चे को स्तनपान, जो जन्म के समय जैसे ही बच्चा होता है तो उसको 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना चाहिए, माँ का पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए और 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। इसके अलावा 6 महीने के बाद बच्चे का ऊपरी आहार शुरू कर देना चाहिए। 2 साल तक बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार पिलाना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लगातार जब उनको बोलते हैं तो वो उनके व्यवहार में बदलाव का प्रेरक बनती है। और हम देख भी रहे हैं, यदि हम किसी भी तरह के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि जो संस्थागत प्रसव है उनकी दर बढ़ी है और जन्म के समय जो कोलेस्ट्रम बच्चों को पिलाया जाता है उसकी भी दर बढ़ी है। इसी प्रकार से जो अर्ली इनिशिएशन और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी 6 माह तक केवल स्तनपान कराना, उसकी भी दर अब बढ़ी है। यानी समाज में बदलाव आ रहा है। कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें नहीं सेवन में लेने चाहिए या पदार्थों से परहेज करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों से एक महिला या बच्चे को दूरी बनानी चाहिए? जो जंक फूड, अब जंक फूड और फास्ट फूड जो हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आजकल बहुत फास्ट फूड खाते हैं, तो हम जो बड़े लोग हैं वो भी, क्या हम अपना कचौरी और समोसा और मिर्ची वड़ा, इसको भी मैं जंक फूड के कैटेगरी में ही डालूँगी। तो
इन 4 चीज़ों का सेवन कम करें और जंक फूड से अगर हम दूर रहें। भुवनेश जी, जो कि आप धरातल पर काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं आपके संपर्क में आई होंगी, उनकी कोई एक प्रेरणादायक कहानी जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे जिससे उनके भी जीवन में परिवर्तन आए। हमारे एक आंगनवाड़ी में एक बच्चा था, एक 4 साल का, विकास के नाम से। उसकी माताजी जो है वो बड़ी स्ट्रेस में रहती थी कि वो बहुत कुपोषित था। तो हमने आंगनवाड़ी पे बहुत प्रयास किया, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने, और उसका रेगुलर जो वज़न है, हाइट है, वो रेगुलर मापना शुरू किया। और उसको जो अति कुपोषित का पोषाहार दिया जाता है वो हमने उसको रेगुलर दिया, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की, रेगुलर उसका हाइट वेट लिया। उसके माता पिता को हमने समझाया कि आपको जो खाना है वो कैसे खिलाना है, बच्चे को क्या क्या खिलाना है और क्या बना के खिला सकते हैं। उनके पास हमने देखा कि जो भी ज़रूरती सामान है वो सब उपलब्ध था, तो वो हमने उनको समझाया, उनको बताया कि कैसे क्या क्या चीज़ें बना के, क्या क्या पकवान बना के आप खिला सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 1.5-2 महीने में ही उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। और धीरे धीरे हमने देखा कि 4-4.5 महीने में वो जो अति कुपोषित की श्रेणी थी उससे वो बाहर निकल के नॉर्मल बच्चे की ओर अग्रसर हो गया। इसको लेकर के उसके जो माता पिता थे वो बहुत खुश हुए। आसपास के गांव में भी, जो पूरे गांव में जो है, सरपंच साहब ने बहुत तारीफ़ की कि आपने इस तरीके से कुपोषण दूर किया। और ये एक बड़ा मैसेज जो है वो पूरे प्रोजेक्ट में गया। एक है स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, इसे आप कैसे परिभाषित करेंगी मनु जी? नारी पूरे परिवार का आधार होती है, तो पूरा परिवार सही चले इसके लिए आवश्यक होता है कि पहले नारी स्वस्थ हो। तो आप सबकी भी जानकारी में होगा कि पोषण माह के दौरान हम लोग स्वस्थ नारी सशक्त भारत सशक्त परिवार, इस अभियान को हमने एक मजबूत गति दी है। और गांव-गांव स्तर पर महिलाओं के स्वास्थ्य जांच के शिविर लगाए गए, उनकी जो प्रारंभिक जांच है वो की गई कि किसी प्रकार की यदि कोई गंभीर बीमारी है तो वो हमें प्रारंभिक रूप से ही पता चल जाए। इसके अलावा उनको पोषण से संबंधित जो भी परामर्श दिया जाना आवश्यक होता है वो भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर हम नियमित रूप से देते हैं। हम कहते भी हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पुरुष और नारी, तो यदि एक पहिया खराब होगा तो गाड़ी सही रूप से नहीं चल पाएगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण सही रहे और उन्हें हम समय समय पर अपने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते रहें, जिनमें उनका वजन निगरानी है, उनकी गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच है, उनको IFA टैबलेट्स उपलब्ध कराना है और साथ में पोषण परामर्श देना। तो ये सब होगा तो निश्चित रूप से हमारी नारियाँ स्वस्थ होंगी और परिवार सशक्त होंगे। तो ऐसे में अब हम बातचीत करेंगे उन लाभार्थियों से जिन्होंने इन पोषण चीज़ों का, यानी जो THR इन्हें सरकार की तरफ से मिल रहा है, उनका क्या फ़ायदा उठाया और उनसे क्या परिवर्तन आया है। मैं आंगनवाड़ी तब से जुड़ी हुई, जब मेरी बेटी बड़ी वाली बेटी जब आंगनवाड़ी रामनगरिया में आंगनवाड़ी थी तब से। अब मेरी बेटी स्कूल जाती है, मेरा बेटा है 4.5 साल का, वो रोज़ आंगनवाड़ी आता है। और यहाँ पे जो बच्चों को बुक मिलती है, जो ड्राइंग वगैरह बनी हुई है, जो LED वगैरह लगी हुई है, उससे हमारे बच्चों को बहुत ज्ञान मिलता है। पहले हमारा जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो बहुत छोटा था और उसमें जैसे बैठने की उसकी सुविधा नहीं थी। अब जैसे नंदघर बना है तब से उठने बैठने की बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे चेयर वगैरह है, टेबल वगैरह है, सब कुछ है। पहले कार्यकर्ता मैडम खुद पढ़ाती थी, अब बच्चे LED वगैरह से, बुक वगैरह से सबसे पढ़ते हैं। और जैसे ड्राइंग वगैरह बनी हुई है उससे बच्चों को जानवरों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, सबके बारे में पढ़ाया जाता है और बच्चे सीखते भी हैं। जो एक आदर्श आंगनवाड़ी में या फिर नंद घर में है वैसी सुविधा हमें हमारी आंगनवाड़ी में भी चाहिए, जैसे कि LED की सुविधा और बाल पेंटिंग की सुविधा, बाला पेंटिंग की, जिसके माध्यम से बच्चे खेल खेल के अंदर काफ़ी कुछ सीखता है और जिससे कि बच्चा खुश होकर नंद घर आता है, आदर्श आंगनवाड़ी के अंदर आता है। उनके पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं और नंद घर में भेजने के लिए। ऐसे ही हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 साल बच्चों के नामांकन हो और बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकृत हो और उनके अभिभावक भी बड़े खुश होकर और अपनी आंगनवाड़ी को में भेजना पसंद करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी भी पूरे राजस्थान के स्तर पे अच्छी आंगनवाड़ी हो, अच्छी आदर्श आंगनवाड़ी हो, नंद घर जैसी हो, जिसमें सारी सुविधा हो। राजस्थान के 25 जिलों में 6500 से अधिक नंदघर वेदांता द्वारा बनाए जा चुके हैं। इन नंदघरों में छोटे बच्चों को, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पौष्टिक आहार, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंध सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं
और महिलाओं को भी रोजगार से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और ये हमारा प्रयास है कि ऐसा करने से एक उपलब्धि सबको प्राप्त होगी। तो ये था अपना पोषण चौपाल नंदघर के साथ, जिसमें हमने जानकारी ली कि पोषक तत्वों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और जो हमारे लोग थे उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं आंगनबाड़ी में, जिससे लोगों की ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली चौपाल में। तब तक के लिए राम राम सा।